ऐसे यहां पे एक नाभि होती है ना, नाभि होती है जिसको नेवल बोलते हैं। यहां से अम्बिलिकल बचपन में ऐसे निकली थी बाहर, अम्बिलिकल कॉर्ड निकली बाहर, फिर ये जुड़ी किसके साथ, एमनियोन, फिर कोरियोन, कोरियोन ने आगे विलाई बनाए और जाके किसके साथ, यूट्राइन के विलाई के साथ इंटरडिजिटेशन कर ली। कौन गाली दे रहा है, का बोल रहा है आजी, ज्यादा बोल रहा हूं। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक वक्त पे जब सुसु जा रहा होता है तो सिमन नहीं जाता, जब सिमन जाता है तो सुसु नहीं जाता, इसलिए ये कॉमन पाथ है यूरिन और सिमन के लिए। अच्छा देखो, लड़कों के लिए कोई लेडा डॉक्टर नहीं है या मेंस डॉक्टर नहीं है, बट लेडी के लिए लेडी डॉक्टर है। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है, बट मैं इनको बारीकी से अच्छे से कुदरत देख, ये अटैच है, ये रास्ता है बच्चे का बाहर निकलने का। यहां पे एक प्लग बनता है, म्यूकस का प्लग बनता है सर्विक्स के ऊपर, ताकि बच्चा गिर ना सके, ठीक है। मां अगर थोड़ा सा गिर भी जाए तो बच्चा यहां से निकल के बाहर ना आ जाए। देखा तो कितनी बड़ी कुदरत है। देख ओपनिंग कहां मिलेगी, दैट इज ये वजाइना, ठीक है, समझ आएगी नहीं। इसी वजाइना से स्पर्म भी अंदर गए थे और बच्चा भी डेवलप हो गया, इसी से बाहर आता है। अब ध्यान से समझना, ये ऐसे लेग्स ओपन है और जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल है? सब बढ़िया, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, अरूज, फाइजा, अशबा, सब चंगा सी। जैसे कि मैंने आप सब बच्चों से ये वादा किया था कि मैं आपके लिए 12th के वन शॉट लाऊंगा। मैंने फिजिक्स के 2 वन शॉट डाल दिए हैं, केमिस्ट्री का 1 डाल दिया है। केमिस्ट्री का थोड़ा लंबा बना है, बेसिक था इसलिए लंबा बना है, बट आप सब बच्चों मेरे से वादा करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि वे 2 घंटे 40 मिनट का वन शॉट हम पूरा देखेंगे। बड़ी मेहनत लगी है उसको बनाते वक्त। और अब जो कि हम ज़ूलॉजी का पहला वन शॉट ला रहे हैं, दैट इज क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पेपर यहीं से आएगा, दैट इज 0 to हीरो बनाएगा अपन तुमको, और ये वन शॉट रहने वाला है। अच्छा एक और खास बात बताऊं, ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली बार मैंने पूरा अच्छे से समझाया, बीच में चेक किया तो ऑडियो ही नहीं थी। मैंने सोचा यार अब क्या करूं, वॉइस ओवर करूं, ये करूं, वो करूं। फिर मैंने बोला वजाहिद नो, क्या दोबारा रिकॉर्डिंग, तो दोबारा रिकॉर्डिंग। क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पेपर यहीं से आएगा 0 to हीरो। तकरीबन 1.5 घंटे के करीब ये चैप्टर जाएगा, बट अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। अच्छा सुनो, मैं ना पहले रिप्रोडक्शन पे आता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑन काइंड। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग, मतलब अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक। ये इधर देखना ध्यान से, जैसे डॉग को जन्म देता है, डंकी को जन्म देता है, ह्यूमन को जन्म देता है, गोट को जन्म देता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि डंकी ह्यूमन को जन्म दे या गधा इंसान को जन्म दे, या ऐसा भी नहीं होता कि ह्यूमन मंकी को जन्म दे। अच्छा ये रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमने अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को अर्थ पे मेंटेन करना है। मान के चलो कि अभी जितने भी ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमंस के मेल हैं, उनके टेस्टिस में कोई वायरस लगता है और टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो हमारी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी नस्ल आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये करेक्टर होता है। क्या होता है? करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग का क्या है? करेक्टर है। करेक्टर कैसे? मतलब जिंदा चीज होगी तो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि मेरा दोस्त है मुदस्सिर, ठीक,
उसकी शादी हो चुकी है 5 साल से, बट उसको कोई बच्चा नहीं है, जिंदा तो है बट बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। तो मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर जानदार चीज बच्चे पैदा कर सकती है, बट जानदार अमूमन बच्चे पैदा करती है। तो यह लिविंग का करेक्टर तो है बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लिविंग हो के भी बच्चे पैदा नहीं करते। हनी बी में जो वर्कर्स होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते, इंटेलिजेंट बच्चे को। यह वाली एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अब हमने पढ़ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो सीधी सीधी बात हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पे करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब ये हो गया कि यहां पे मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, बशीरा अलग होगा और नाजिया अलग होगी। बशीरे में अलग तरीके से गैमेट बनेंगे, नाजिया में अलग तरीके से गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे। जब तैयार हो जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाते हैं जब मेल और फीमेल टीन एजर होते हैं या एडोलसेंस में होते हैं या पोवर्टी में होते हैं। ठीक, बॉय अलग दिखता है और गर्ल अलग दिखती है। बशीरा अलग दिखेगा नाजिया से, ठीक है। बशीरे की दाढ़ी आएगी, नाजिया की दाढ़ी नहीं आएगी। नाजिया के जो ब्रेस्ट साइज है बढ़ जाएगा, बट्स बढ़ जाएंगे, बशीरे की बॉडी मस्कुलर हो जाएगी। दोनों के 8th 9th 10th में जो टीन एज होती है क्रश बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेल में एक हार्मोन आता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एक हार्मोन आता है दैट इज एस्ट्रोजन। ओके सर, अब मैं ह्यूमन की एक लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता हूं। देख बशीरा साहब है, बशीरा ने जन्म लिया 0 से लेकर 13 साल में। यह चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड को मैं ऐसे वेजिटेटिव फेस भी बोल सकता हूं। इसमें थोड़े बहुते ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ऑर्गन बड़े तेजी से डेवलप्ड होते हैं। इन्हीं में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत अच्छे से क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, टीनेजर बनते हैं। और फिर इस 18 के बाद जो बशीरा है वो अडल्ट हो जाता है और रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबिलिटी होती है। ये वाला जो फेस है 13 से लेकर 50 तक, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये टीन एज है। यहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, टेस्टिस डेवलप करते हैं, स्पर्म बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है। उसके बाद जब स्पर्म बनना अच्छे से शुरू हो जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है। रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है तो मतलब बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है, और वो अमूमन 50 साल की उम्र तक बच्चे पैदा करता है। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस। ये 60 साल की उम्र भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो एज होती है उसको बोलते हैं ओल्ड एज या सनासेंट फेज। जब बशीरे के ऑर्गन बुढ़ापे में हैं, आस्ता आस्ता क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या नाजिया के केस में भी ऐसा ही होगा? नाजिया 0 से लेकर 13 तक में वेजिटेटिव फेज में है या चाइल्डहुड फेज में है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 टीन एज है, जो रिप्रोडक्टिव फेज का ही एक हिस्सा है, जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे, मेंसेस स्टार्ट होगी, एग बनेगा, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलेगी, पीरियड्स होंगे, मेंसेस होगी, और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं। फिर 18 के बाद 50 साल की उम्र में एग बनता है, हर महीने में एक एग बनता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। तो ये वाला जो फेस है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेस। और 50 के बाद जो फेस है वो ओल्ड एज फेस है। इस तरह से हर एक ह्यूमन अपनी लाइफ को जीता है, ठीक। अब मेरी बात अच्छे से समझो। देखो इस चैप्टर में पढ़ना कैसे है। इस चैप्टर में पहले आपने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, ये बात समझ आई। फिर गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन, फिर इंप्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी का पीरियड, फिर डिलीवरी का पीरियड, और फिर अच्छे से बोलूं तो लैक्टेशन, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी मैं पहले क्या डिस्कस कर रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप सामने से देखते हो, मतलब ऐसे सामने से देखो, कट ये वाला सेक्शन कट करो तो आपको क्या दिखेगा, 2 टेस्टिस दिखेंगे, इधर एपिडाइडमिस दिखेगा, ये वास डिफरेंशिया दिखेगा, ठीक है। इधर कुछ ग्लैंड भी होंगे, सेमिनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा गुजरता है किससे, पेनिस से, और यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और यहां पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, साइड व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और इसमें ये टेस्टिस होगा, टेस्टिस से ये वास कौन सा डिफरेंशिया,
ठीक, फिर ये सेमिनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया, और यूरिथ्रा यूरिन भी लाता है मेल के केस में, और सीमन भी लेके जाता है, और फिर ऐसे यहां से सीमन या सुसु बाहर हो जाता है। बात समझे कि नहीं है? मेल के केस में एक ही पाइप होती है जो स्पर्म और सीमन दोनों को ले जाती है। इसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। मैन हम यहां पे डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देख, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। इसमें मतलब दो टाइप से, दो कैटेगराइजेशन है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका काम सिर्फ गैमेट और हार्मोन बनाना है, जिसमें सिर्फ क्या है, टेस्टिस जो दो पेयर होते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स आएंगे जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जैसे रिटे टेस्टी हो गया, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, ठीक है ये, ठीक। और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगे, कौन सा, सेमिनल वेसिकल जो दो होते हैं, मतलब पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, कॉपर्स ग्लैंड दो होते हैं, या जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या क्या काम है, ये लोकेटेड कहां होता है, मेल पूरा लोकेटेड पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक मतलब ये एब्डोमेन से नीचे, हेड, नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, एब्डोमेन से नीचे पेल्विक रीजन है, उसमें ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और ये किस में मदद करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब काम क्या करता है, वो ना गैमेट और हार्मोन तो प्राइमरी बनाएगा, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ना तो ये गैमेट बनाएगा और ना ही ये कोई हार्मोन बनाता है। अब देख, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आराम से समझना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब शीरे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है। ये दो होते हैं, एक टेस्टिस नंबर 1, टेस्टिस नंबर 2, टेस्टिस ऑन लेफ्ट साइड, टेस्टिस ऑन राइट साइड, ठीक है। लड़कों को पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद शेप कैसा है, ओवल, अंडे जैसा। अगर इसकी साइज की, लेंथ की बात करो तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ की बात करो 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन द स्क्रोटम, मतलब एब्डोमेन कैविटी ये ऐसे है, ये दो टांगे मानो, ये एक टांग, ये दूसरी टांग, दो टांगों के बीच में एब्डोमेन से नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप स्क्रोटम कहते हो, ठीक। तो ये एब्डोमेन कैविटी में नहीं होते, मतलब एब्डोमेन कैविटी में टेस्टिस नहीं होते, ये फीटल स्टेज में नीचे डिसेंड कर जाते हैं। क्यों डिसेंड करते हैं, क्योंकि वहां का टेंपरेचर ज्यादा होता है 2 डिग्री सेल्सियस, और स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम उस टेंपरेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। मतलब 37 है तो वो 34 या 35 के बीच में वो टेंपरेचर आता है, जो बहुत अच्छा टेंपरेचर है स्पर्म के बनने के लिए। अब देख, आराम से समझना, जैसे ही टेस्टिस नीचे आए, टेस्टिस का कोई कनेक्शन ऊपर रहेगा, ये कनेक्शन ऊपर है, ये कनेक्शन ऊपर है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। इसमें क्या होता है, खून आता है, लिम्फ होता है, लिम्फ मतलब जो लिम्फ वेसल होंगे, लिम्फ कैरी करेंगे, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें डब्ल्यूबीसी होता है जो फाइट करता है जम्स के साथ, ठीक। वास डिफरेंशिया होगा, जो स्पर्म नीचे बनेंगे उनको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक। और उसके बाद आपको ये येलो कलर का मसल दिखेगा, इसको बोलते हैं क्रीमस्टर मसल, ठीक है। फिर ध्यान से देखो तो ये टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के नीचे भी ये अटैच होता है, खिंचा होता है ताकि पीछे ना चले जाए, इसको बोलते हैं ग्यूबर्नाक्यूलम। अगर ग्यूबर्नाक्यूलम खराब होगा तो ये चांसेस होते हैं कि टेस्टिस ऊपर एब्डोमेन में चले जाए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, तो मतलब मेल अच्छे से गैमेट प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, ठीक। क्रीमेस्टर मसल, और अब ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर वाली ये ग्रीन वाली जो लाइनें दिख रही है इसको बोलते हैं डार्टोज मसल। ये दोनों मसल मिलते हैं और स्क्रोटम हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ स्क्रोटम टेंपरेचर, मतलब ये स्क्रोटम के टेंपरेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जब ठंड होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेस्टिस ऊपर हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। जब टेस्टिस सुकड़ जाते हैं तो मतलब ठंड में टेंपरेचर को इसने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जब गर्मी होंगे तो ये डीले हो जाएंगे, जब डीले हो जाएंगे तो मतलब ये टेस्टिस को क्या करना शुरू कर दिया, ठंडा करना शुरू दिया। जितना मैंने बताया है उतना ही दिमाग में रखना,
है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बात तो बहुत अच्छे से हमें समझ आई है सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये टेस्टिस लिया, ये टेस्टिस लिया, इसको बड़ा खोलेंगे, इसको खोलेंगे और इसको खोल के हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इस टेस्टिस को लिया, खोला और बड़ा कर दिया। अब हुआ क्या कि जब मैंने खोला तो इसकी फर्स्ट कवरिंग मुझे नजर आई, तो दैट इज फर्स्ट कवरिंग इज ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाली। फिर सेकंड कवरिंग इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया, दैट इज व्हाइट वाली। और थर्ड कवरिंग इज ट्यूनिका वस्क्यूलेसा। हर टेस्टिस में क्या होता है कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, या छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250 से 300 होते हैं, 250 से 300। और उन छोटे ये जो पैकेट्स हैं ये 250 हैं, अभी 4 दिख रहे हैं बट हैं 250। इनमें एक में 1 से लेकर 3 तक छोटे छोटे पैकेट होते हैं। 1 से लेकर कितने तक? 3 तक। 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर कितने तक? 1 2 3 छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअली में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? टेस्टिस की, क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। इवन के हार्मोन भी यही बनाता है। ठीक, जब स्पर्म इधर बनता है ना, इसको छोटी छोटी ट्यूब्स कलेक्ट करती हैं, जिनको आप बोलते हैं ट्यूबुले रेक्टी। ये छोटी छोटी ट्यूब्स यहां से स्पर्म कलेक्ट करती हैं और एक ट्यूब्स के जंजाल में डालते हैं, जिनको बोलते हैं रिटे टेस्टी। पहले क्या? ट्यूबुले रेक्टी, फिर क्या? रिटे टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुले। फिर इसी इधर से स्पर्म किस में ट्रांसफर होता है? एपिडाइडमिस में, बाय वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया 10 से 12 होते हैं। ठीक, अगर आप एपिडाइडमिस में देखो तो इसका एक कैपुट है, हेड पोर्शन है, एक मिडल पोर्शन है कार्पस, और एक टेल वाला पोर्शन है जिसको बोलते हैं क्वाडा। क्वाडा का मतलब ही टेल होता है। एपिडाइडमिस लोकेटेड किस में होगा? टेस्टिस में ही। हाईली कॉइल्ड होता है, मतलब मतलब बड़ी ट्यूब होती है बट आपस में जंजाल बना देती है। बड़ी कॉइल है बट जंजाल बना के एक कॉइल स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। इसका फंक्शन क्या है कि स्पर्म को स्टोर करके रखता है, और जितनी बड़ी कॉइल होगी उतना स्पर्म टाइम लेगा यहां से वास डिफरेंशिया में जाने के लिए, और उतना जल्दी स्पर्म मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में भी क्या? मैच्योर का मतलब हो गया जवान हो जाता है, थोड़ा एज्ड हो जाता है। ठीक, उसके बाद वास डिफरेंशिया थोड़ा खुला हो जाता है, जिसको बोलते हैं एम्फ्यूला, और इसके साथ एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस सेमिनल वेसिकल। उसका मतलब ये वास डिफरेंशिया जा रहा होगा, एक साइड पे सेमिनल वेसिकल होगा, उसके कुछ सिक्रीशन होगी, वो एक पाइप के थ्रू वास डिफरेंशिया में जुड़ेगी, और जो एक कॉमन ट्यूब निकलेगी उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जाता है यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा स्पर्म को बाहर फेंक देता है या फीमेल जेनिटल ट्रैक में डाल देता है। अब सुनो मेरी बात, अब है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मतलब टेस्टिस के अंदर पैकेट्स हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और उसके अंदर तीन पैकेट्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहां पे ये वाली जो चीजें ना, ये सेल्स हैं। एक सेल है सीरोटोलाई सेल। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये खाना प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट मतलब खाना प्रोवाइड करता है स्पर्म को। स्पर्म कौन बनाता है? इसके साथ वाला सेल, इसके साथ वाला सेल, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, वैसा ही सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको फ्लूइड मिलेगा पानी जैसा, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, रगे मिलेंगी ब्लड वेसल, और लेडिक सेल्स मिलेंगे। ये लेडिक सेल्स हैं, ये मैच्योर होते हैं जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिमाग से आता है इसके पास, और ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल दिखता है, दाढ़ी आती है, बॉडी मस्कुलर हो जाती है,
प्यार करता है, क्रश बनता है, मतलब मैं अच्छे से बोलूं तो लड़का लड़का दिखता है ड्यू टू दीस एंड्रोजन, या जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, टेस्टोस्टेरोन। देखो वही मैंने बोला, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल दैट इज डब्ल्यूबीसी और ब्लड वेसल है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपको रिंग्स मिलते हैं, उन रिंग्स में या तो स्पर्मेटोगोनिया होता है या जर्मिनल एपिथेलियम होता है, या तो आपको बीच में मिलते हैं सीरोटोलाई सेल या सर्टोली सेल। देखो स्पर्म बने और सर्टोली सेल के साथ चिपक गए, क्योंकि सर्टोली सेल ही एक ऐसा सेल है जो खाना प्रोवाइड करता है स्पर्म को। अब ये वाले स्पर्म यहां से बनेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे और उठाएगा कौन, ट्यूबुले रेक्टी, फिर रिटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और सीधा बाहर, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे हमने वो डक्ट्स पढ़ी हैं, मतलब जैसे हमने टेस्टिस पढ़ी हैं, फिर थोड़ा बहुत डक्ट्स के बारे में पढ़ा है, और अब हमारे पास है मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मतलब मेल में टेस्टिस के अलावा भी कुछ और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड हैं। ये 2 होते हैं, एक पेयर होता है। ये 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन, मतलब जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म के साथ ये जाके मिक्स होता है, इसकी सिक्रीशन मिक्स होती है और उसमें हिस्सेदारी इसकी 60 से 70% है। इट्स सिक्रीशन कंटेन फ्रुक्टोस, इसकी सिक्रीशन में क्या होता है, फ्रुक्टोस होता है, और फ्रुक्टोस यूज होता है इन द केस ऑफ रेप टेस्ट। अगर लड़की के फीमेल जेनिटल ट्रैक या वजाइना से फ्रुक्टोस मिले तो अगर उस लड़की का मर्डर हुआ हो और साथ में अगर फ्रुक्टोस भी मिले तो हम बोलेंगे कि इसका रेप हुआ है। फ्रुक्टोस रेप टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ये अनपेयर्ड है, एक ही होता है, ये 30 to 40% होता है सीमन में। इट्स सेक्रीशन कंटेन, इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एक पेयर होता है, ये एक होता है, ये एक पेयर होता है। इट्स सेक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, ये क्या करता है, जो यूरिथ्रा होता है ना वो यूरिन भी लेके जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से वो जो यूरिथ्रा का पाथ है वो एसिडिफाई हो जाता है, तो ये वाला क्या करता है, उसको न्यूट्रल करता है, मतलब उसके एसिड के इफेक्ट को कम करता है। इट्स सेक्रीशन आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, और पेनिस की लुब्रिकेशन हो जाती है। लुब्रिकेशन मतलब जब पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक में डाला जाता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको लुब्रिकेट हो जाता है। लुब्रिकेट का मतलब होता है कि वाइल कोइटस उसको कोई भी इंजरी नहीं होती। अच्छा, सीमन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीमन? जो स्पर्म बाहर निकलता है ना उसको हम सीमन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्म भी होता है और सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। सेमिनल प्लाज्मा मतलब इस ग्लैंड और इस ग्लैंड की सिक्रीशन भी होती है। अच्छा, जो एक बार आप जब स्पर्म निकलता है ना उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं एक इजैकुलेशन में, और उसमें 60% ही नॉर्मल साइज और नॉर्मल शेप होते हैं, और इस 60% का 40% ही अच्छे से मूव कर पाता है। मेरा कहने का यह मतलब हुआ यहां पे कि स्पर्म बहुत ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, अच्छे से समझना। एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो इधर देखना, ये टेस्टिस है ना, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में छोटे छोटे और कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म बना के ट्यूबुले रेक्टी, टेटे टेस्टी, वास एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस। और ये देखो ये वाली जो ट्यूब ऊपर जा रही है, ये वाली जो ट्यूब जा रही है, ये वाली जो ट्यूब जाती हुई नजर आई ना, इसको आप क्या बोलते हो, वास डिफरेंशिया। इसको क्या बोलते हैं, डक्टस डिफरेंशिया या वास डिफरेंशिया बोलते हो, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक और ये इस जैसे ये यहां से ना, ये वास डिफरेंशिया, तो यहां पे रास्ते में सेमिनल वेसिकल आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, इसकी सिक्रीशन भी इसमें इंटर होती है। तो ये वाली जो ट्यूब होती है इसको बोलने लग जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब फिर आगे जाके ये वाला जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन भी स्पर्म के साथ मिलती है। फिर ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन भी स्पर्म के साथ मिलती है, ठीक है। फिर ये यहां से स्पर्म क्या करता है, बाहर आता है। जो स्पर्म बाहर आता है उसको क्या बोला जाता है, सीमन बोलते हैं, ठीक। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई हो।
जी, अब सुनो मेरी बात। अब है पेनिस। पेनिस क्या है? पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है, पेनिस है ना, पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से मेल अपने स्पर्म को फीमेल के अंदर डालता है, या फीमेल के वजाइना में डालता है, या फीमेल के क्या बोलते हैं उसको, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में डालता है। पेनिस क्या करता है, इधर देखना, अगर आप पेनिस को देखो, हेल्प इन कॉपुलेशन, मतलब कॉपुलेशन का वही मतलब हो गया मेटिंग, या स्पर्म को फीमेल में डालना, या इंसेमिनेशन। ठीक, अगर आप पेनिस को देखो, ये पेनिस है, इसमें बीच में से एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ये बहुत यूरिन मतलब सुसु और सीमन दोनों को ट्रांसफर करते हैं, बट एक वक्त पे जब सुसु जा रहा होता है तो सीमन नहीं जाता, जब सीमन जाता है तो सुसु नहीं जाता। इसलिए ये कॉमन पाथ है यूरिन और सीमन के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनो जेनिटल ट्रैक। ठीक, इसके बाद अगर आप इसकी जो ऊपर चमड़ी होती है उसको बोलते हैं प्रीफ्यूज या फोर स्किन। मुस्लिम में और क्रिश्चियंस में ये स्किन हटा दी जाती है जिसको बोलते हैं सरकमसिशन। हम नहीं बोलते हम बच्चे को बिठा रहे हैं, बिठाने का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा पैदा होता है तो हम 1 साल के बाद उसको बिठाते हैं, बिठाने का मतलब हो गया कि उसके पेनिस के ऊपर से ये वाली चमड़ी उखाड़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं सरकमसिशन। ठीक, अच्छा, इसकी जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरिथल मैटियस, नोन एज यूरिनो जेनिटल ओपनिंग। और जो ऊपर ये ऐसे नोकीला सा होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड ऑफ पेनिस होता है और कवर्ड बाय प्रीफ्यूज, बट कुछ केसों में ये प्रीफ्यूज को हटा दिया जाता है, कुछ रिलीजन में जैसे मुसलमानों में ये हटा दिया जाता है, जिसको आप बोलते हो खतना करवाना, सरकमसिशन करवाना, या अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं हमने छोटे बच्चे को बिठा दिया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहां पे क्या होता है, खत्म होता है। अब हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे ओवरी है, फिर ये फिम्बरे हैं, फिर यूट्राइन ट्यूब है ना, ये ऐसे यूट्राइन ट्यूब है, फिर उसके बाद ये यूट्रस है जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, फिर इसमें क्या आता है, फंडस आता है, फिर ये यूट्रस की वैल है, उसमें एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम आता है, फिर इस पोर्शन को सर्विक्स बोलते हैं, और जहां से पेनिस अंदर जाता है या जहां से बच्चा बाहर आता है उसको आप क्या बोलते हो, वजाइना बोलते हैं। इसी तरह से हमने जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स कर करके पढ़ेंगे। देख, ये है मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, दैट इज ओवरीज आती है। ठीक, इन ओवरीज का काम है गैमेट बनाना, ओवा बनाना या एग बनाना। ठीक है, फीमेल मतलब नाजिया, नाजिया मतलब जी ये वाला सिंबल। ठीक, इसके बाद हार्मोन्स भी यही ओवरीज बनाती हैं। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा ध्यान इधर रखना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, दैट इज हेल्प इन गैमेट ट्रांसफर। ये सिर्फ गैमेट ट्रांसफर में मदद करते हैं, ना तो इन ये गैमेट बना सकते हैं और ना ये हार्मोन कोई सिक्रेट करते हैं। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहां होता है, एब्डोमेन में होता है, लोकेटेड एट पेल्विक रीजन, ऐसे नीचे एब्डोमेन में होता है। ठीक, पेल्विक रीजन में ये वाला रीजन होता है, जो ये पेल्विक रीजन होता है। ठीक, अच्छा, एक्सेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, एक्सेसरी डक्ट होंगे, जैसे फैलोपियन ट्यूब होगा, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा और वेजाइना होगा, और एक्सटर्नल जेलिटिलिया। एक्सटर्नल जेलिटिलिया मतलब जो बाहर से दिखेगा उसको आप बोलोगे यूवुला। इसमें कुछ पार्ट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबियन माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। ये स्ट्रक्चर आपको आगे देखने को मिलेगा पूरा दिन। अभी मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं। ठीक, अभी मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, कुछ देर के बाद इन सब टॉपिक्स की आपको डिटेलिंग भी मिलने वाली है। देखो, ओवरीज, ओवरिक्स एक पेयर होता है, मतलब ये 2 होती हैं, साइज इसका 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, इस तरह से दिखती है ओवरीज। ठीक, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
ठीक है, प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब ये डायफ्राग्राम से, लंग्स से नीचे एब्डोमेन है, बट एब्डोमेन से भी नीचे मिलेंगी ये। इट प्रोड्यूस द एग या ओवा आर सेक्रेट द सेक्स हार्मोन। दे आर कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय लिगामेंट। मतलब ये पीछे की तरफ, मतलब ये ऐसे है ना, ये इधर किडनी दो हैं, ये पीछे की तरफ पेल्विक वॉल की तरफ क्या है, अटैच है बाया लिगामेंट। लिगामेंट एक टिश्यू है जिसका जो ओवरीज को पीछे की तरफ जोड़ के रखता है। अगर आप ध्यान से देखो एक ओवरी को, तो ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ये वाली, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं थिन एपिथेलियम। ठीक, थिन एपिथेलियम के बाद आपको एक ऊपर वाला रीजन मिलेगा जिसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, जहां पे एग डेवलप करता है। ठीक है, यहां पे डेवलपिंग ऑफ एग होता है, बनता है थिन एपिथेलियम से, और छोटे से एग बड़ा होता रहता है, और इसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं, इसलिए लिखा हुआ है डेवलपिंग फॉलिकल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, जिसमें हम क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, और अंदर वाला होता है मेड्यूला, जिसमें ब्लड वेसल होती हैं, रगें होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, लिम्फ होते हैं, और वेसल्स होते हैं। कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों को मिला के क्या बनता है, स्ट्रोमा बनता है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, फीमेल एक्सेसरी डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब्स, जैसे ओवरीज के ऊपर आपको फिलियोपन ट्यूब मिलती हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। ये वाली में ये वाली जो ये ओवरीज है, ओवरीज के बाद ये वाली जो ट्यूब है, इसको आप क्या बोलते हैं, फिलियोपन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर ये क्या होती है, लॉन्ग होती है। फिर इट एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरा ऑफ ओवरी टू द यूट्रस, ये एग को उठाती है ओवरी से यूट्रस तक। इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिब्यूला, एम्फ्यूला एंड स्टमस। ठीक है, ये देखना, ये शुरू वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, स्टमस और एम्फ्यूला। और ये वाले जो आगे ये वाले ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिंगर लाइक या हाथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो एग को इधर से कैप्चर करते हैं, और ये ओविडक्ट यहां से उठाती है और कहां फेंकती है एग को, यूट्रस के पास। ठीक है, यूट्रस में। फिर आता है यूट्रस, जिसको आप बोलते हो बच्चेदानी। इट इज ऑल्सो नोन एज वोम, इन्वर्टेड पियर शेप, जैसे नाक होता है ना, नाक होता है ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बट इसका उल्टा कर दो तो पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वॉल ऑफ यूट्रस कितनी होती हैं, 3। पेरिफेरल सबसे ऊपर, मायोमेट्रियम ना, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे ऊपर, फिर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, जो हर महीने में बनती भी है और टूटती भी है मेंसेस के दौरान, जब फीमेल टीन एज में पहुंचती है। फिर वेजिना क्या है, दैट इज नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंड नहीं है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं और कॉपुलेटरी कैनाल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कॉप्यूलेटरी कैनाल, मतलब यहां से स्पर्म भी अंदर जाता है और बच्चा भी बनके यहीं इसी रास्ते से बाहर आता है। ये हमारी क्या थी, दैट इज फ्लोपन ट्यूब, ये हमारा यूट्रस, और ये हमारा क्या था, वजाइना था। ठीक, हमने ओवरीज अच्छे से पढ़ लिए। अब मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो, ये ओवरीज है, ओवरीज इधर अटैच है बाया ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये यूट्रस की तरफ अटैच है, या मैं अच्छे से बोलूं, ये पीछे हमारी जो बॉडी है उसकी वॉल के साथ भी अटैच है बाया लिगामेंट। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये है ओविडक्ट, जिसमें फिम्ब्रिया होता है। ये क्या करता है, हेल्प इन कलेक्टिंग द ओव्यूलेटेड एग, मतलब यहां से जो एग बनेगा इसको ये पकड़ेगा। फिर ये है इनफंडिब्यूलम, फनल लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे एग थोड़ी देर रहता है। और फिर उसके बाद है एम्फ्यूला, एम्फ्यूला थोड़ी मोटी सी जगह होती है, यहां पे स्पर्म और एग क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। स्पर्म यहां से इंटर करते हैं और फिर यहां पे जाके क्या करता है, फर्टिलाइज। फिर स्टमस है, ये क्या शॉर्ट है एंड नैरो पार्ट है। ठीक, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है यूट्राइन कैविटी, जिसको आप यूट्रस बोलते हो। इसके सबसे बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, आउटर मेम्ब्रेन है। मिडल वाली क्या है, मायोमेट्रियम, मिडल थिक स्मूथ मसल से बनी हुई है, और अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर है। साइक्लिक चेंजेस आते हैं महीने में इसकी, ड्यू टू मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। फिर इस यूट्राइन वॉल का थोड़ा इधर नीचे जाओ तो ये आता है सर्विकल कैनाल, जिसको आप सर्विक्स बोलते हो, और इसके नीचे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप वजाइना बोलते हो। सर्विक्स कैनाल और वजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल होती हैं। यहीं से स्पर्म अंदर करते हैं, अंदर जाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, बच्चा यहीं यूट्रस में डेवलप्ड होता है, 9 महीने के बाद यहीं से बाहर आता है। ठीक है, अच्छा सुनना, फिर क्या होता है, ये जो वजाइना है, ये वजाइना जब आगे से आप देखो,
जब आगे से आप देखो तो ये लेग्स ओपन है ऐसे, है ना, जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा उसको बोलेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक हो, ठीक, ये देखना ध्यान से, अच्छे से समझना। तो ये क्या है, ये इधर से है वजाइना। अब ये वजाइना आपको ओपनिंग कहां मिलेगी, दैट इज ये वजाइना, ये वजाइना, ठीक है, समझ आएगी नहीं। इसी वजाइना से स्पर्म भी अंदर गए थे और बच्चा भी डेवलप हो गया, इसी से बाहर आता है। अब ध्यान से समझना, ये ऐसे लेग्स ओपन है और जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको ये पेट में नेवल नजर आ रहा होगा, फिर यहां पे कुछ फैटी सा है, इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबस। यहां पे कुशन होता है किसका, फैट टिश्यू का। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो लिप मिलते हैं, एक लिप ऐसे ऊपर है जिसको बोलते हैं लेबियल मेजोरा, थिक होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, एंड लार्ज फोल्ड होता है स्किन का, और ये वन पेयर होता है, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर एक और पेयर मिलता है लेबियल माइनोरा, ये थोड़ा पतला होता है, स्मॉल फोल्ड होता है स्किन अंडर द लेबियल मेजोरा। एक लेबियल क्या है, मेजोरा, एक माइनोरा। अब माइनोरा के इधर एंड पे चले जाओ तो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबियल माइनोरास। फिर इस क्लाइटोरियस के नीचे एक सुराख है जिससे यूरिन या सुसु बाहर आता है, जिसको बोलते हैं यूराइनल ओपनिंग, और इसके नीचे है वजाइना जिससे स्पर्म अंदर जाते हैं। अंदर जाके कहां पे, एम्फुला पे फर्टिलाइज करते हैं। 9 महीने तक बच्चा यूट्रस में पलता है और इसी रास्ते से बाहर आता है। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर टीन एज से पहले इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको आप बोलते हैं हाइमन। जब मेंसेस होती है तो उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं ताकि ब्लड वहां से बाहर निकल सके। बट कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हाइमन है वो ही एक ट्रू टेस्ट है वर्जिनिटी का, बट नहीं। कभी कभी ये जो हाइमन होता है ये ऐसे भी फट जाता है जब साइकिलिंग या कोई भी फीमेल एथलीट हो। ऐसे लोग समझ लेते हैं कि यार ये फीमेल वर्जन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ना कभी पेनिस यहां से अंदर गया होगा, तो ये हाइमन तो है ही नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, हाइमन partially covering होती है on vaginal opening. Presence or absence of the hymen is not a true sign of virginity. क्यों? क्योंकि ये hymen जो स्किन है ये ऐसे भी टूट सकती है, जरूरी नहीं है कि पेनिस जाएगा और ये क्या करेगा, टूटेगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक और ग्लैंड है दैट इज मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि मेल इसको देख के अट्रैक्ट होता है, और दूसरा काम यह है कि भाई जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को जो दूध पिलाना होता है वो दूध इसी मेमरी ग्लैंड में बनता है। मान के चलो ये मेमरी ग्लैंड है और मैंने यहां से कट करके यहां पे लगा दिया। ठीक, आपको जो शुरू में नजर आएंगे तो ये जो नजर आ रही है ये रिप्स है। क्या है? रिप्स। पसलियां यहां से ऐसे बाहर निकल रही होंगी ना, हाँ, और हर पसली और दूसरी पलसी में एक मसल होता है जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, और उसके आगे की तरफ भी एक मसल होता है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल्स मेजर मसल, जो ब्रेस्टिस को थोड़ा ऊपर रखता है। फिर आप एक चीज ध्यान में रखो कि ये एंड्स पॉइंट पे चले जाओ, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमरी ग्लैंड होते हैं क्योंकि मिल्क यही बनाते हैं। फिर छोटी छोटी ट्यूब्स आगे जाती हैं जिसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब, और ये जो एल्वोलाई और मेमरी ट्यूब जो साथ साथ में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेमरी लोब्यूल्स, और ये एक मेमरी ग्लैंड में तकरीबन 15 से 20 होते हैं। फिर ये इसी तरह से दूध बनता है और आगे ट्यूब्स में जाता है, और फिर कुछ जगह खुली होती है जिसको बोलते हैं मेमरी एम्फ्यूला। और ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्वोलाई है, फिर मेमरी ट्यूब है, फिर एक ट्यूब कॉमन निकलती है मेमरी ट्यूब को मिला के मेमरी डक्ट। ये जो मेमरी डक्ट होती है, मेमरी डक्ट बहुत सारी मेमरी डक्ट जुड़ती है तो क्या बनता है, एम्फ्यूला। फिर एम्फ्यूला बहुत सारे जुड़ते हैं तो क्या बनता है, लेक्टिफिरस डक्ट। और आगे ये जो होती है निपल, यहां से दूध बन के क्या आता है, बाहर आता है। मतलब कोई फैक्ट्री है दैट इज एल्वोलाई, फिर उसे छोटे डक्ट्स हैं, छोटे डक्ट्स बन के बड़ी डक्ट्स हैं, फिर और बड़ी डक्ट्स हैं, और फिर लास्ट में आता है लेक्टिफिरस डक्ट्स, और वहां से जब बच्चा इसको सक करता है तो दूध बाहर आता है। एक चीज और याद रखना कि जो मेमरी ग्लैंड होता है उसमें थोड़ा थोड़ा फैट भी मिलता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, और कुछ ना कुछ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू
होता है। ये हमारे पास क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा दिया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा दिया है। मतलब आपको नाजिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है और बशीरे का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आता है। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना। हमें पता है कि ह्यूमंस में नाजिया अलग है और बशीरा अलग है, मतलब ये हमारा बशीरे के केस में है और ये हमारा नाजिया के केस में है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहां पे स्पर्म बनता है। स्पर्म कहां बनेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर। और ये कब शुरू होता है, जब मेल पोबर्टी में होता है। मेल किस में होता है, प्यूबर्टी। कंटिन्यूस थ्रू आउट ऑफ द लाइफ इन ओल्ड एज जाके ये स्टॉप भी हो सकता है। oogenesis एग की फॉर्मेशन है, ओवरी में होता है। स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये याद रखना कि जो oogenesis है वो फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी में आके मैच्योरेशन होती है कुछ सेल्स की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बने होते हैं। मतलब स्पर्म बनते प्यूबर्टी में, एग बनने का प्रोसेस कहां बनेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बचपन में ही। एंड स्टॉप अराउंड द एज ऑफ 15, और 50 साल की उम्र में यह बंद हो जाएगा। ठीक है सर, फिर वो जो छोटी बच्ची होती है उसमें क्यों नहीं एग बनता? वो एक्चुअली होता है कि ये कुछ सेल बनते ना, जब माँ के पेट में बच्ची होती है तो बन जाते हैं, फिर इनसे एक इंटरमीडिएट सेल्स बनते हैं जो रुक जाते हैं डेवलप्ड होना, और फिर आपके पास एट द एंड क्या बनता है, एग बनता है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मतलब एग नहीं बनता, बट एग से पहले वाला सेल बन जाता है, वो जो बाद में प्यूबर्टी में वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एग में हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहां पे, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। याद है ना, सीरोटोलाई सेल के साथ। फिर इसमें हुई माइटोसिस। माइटोसिस मतलब ये सेल डिवाइड हुआ, 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से हुए 8। तो ये फेस का नाम आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फेस। बना क्या, स्पर्मेटोजोआ। ये अपने साइज छोटे से क्या हो गया, बड़ा, और साइज बड़ा हुआ तो इस फेस को क्या बोला जाता है, ग्रोथ फेस। और जो बना वो क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है रिडक्शनल डिवीजन में, तो 2n से क्या बनता है, n, तो ये बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जाता है ये मियोसिस सेकंड में, तो ये 4 हमारे पास बनते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, ये जो मियोसिस वाले फेस है इसको तीसरा फेस बोलते हैं, मैचुरेशन फेस बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव फेस, ग्रोथ फेस, मैचुरेशन फेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और फिर ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये अक्कर कहां होता है, अक्कर इन सीरोटोलाई सेल। सीरोटोलाई सेल आपको पता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ही हिस्सा है। पहले वो जो जर्मिनल एपिथेलियम था वो डिवाइड हुआ, ग्रोथ फेस, मल्टीप्लिकेटिव फेस, फिर बड़ा हुआ ग्रोथ फेयर, फिर मियोसिस फर्स्ट सेकंड हुई, स्पर्मेटिड बने, मैचुरेशन फेस, फिर उससे कन्वर्ट हुआ स्पर्म में, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहां बनता है, सीरोटोलाई सेल में बनता है। ठीक, अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो, अगर ब्राउडली देखो ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हेड है, हेड दिखा, फिर थोड़ा सा नेक आता है, फिर बीच में मिडल पीस आता है, और फिर क्या आता है, टेल आता है। अगर आप हेड रीजन को देखो तो इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग दिख रही है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इधर एक्रोजोम दिख रहा है, एक्रोजोम में बहुत सारे स्पर्मोलाइसिन एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। जो किस में मदद करते हैं, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म को एग के अंदर जाने में मदद करते हैं, क्योंकि एग बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल है। ठीक है, फिर नीचे आओ तो डिस्टल सेंट्रियोल है, एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन करता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। इतना पढ़ने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इनिशिएट द क्लीवेज डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज एग। ये क्या करता है, जो
एग जो जाइगोट बन जाता है उसको डिवाइड करने में मदद करता है। कौन? दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर आ जाता है मिडल पीस। मिडल पीस में आपको पावर हाउस ऑफ द स्पर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडल पीस में लिपटे हुए, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, और जो टेल है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। डिस्टल सेंट्रियोल के बारे में बस सेंट्रियोल का काम यही होता है कि सेल को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, ये ध्यान में रखना। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट्स बनाता है, और एक्सियल प्रॉक्सियल सेंट्रियोल क्या करता है? दैट इज क्लीवेज करता है, सेल को क्या करता है? डिवाइड करता है। यहां पे ये चीज अभी रट्टा मार लो, बाद में मैं आपको ये वाली चीज समझा दूंगा। अच्छा, इसके बाद है oogenesis। oogenesis बड़ा खतरनाक प्रोसेस है, ठीक है। ये बचपन से ही फीमेल में स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही। मतलब जब लड़की मां के पेट में होती है तो एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग बनने का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब लड़की मां के पेट में ही होती है, ठीक। अच्छा, देखो, लड़कों के लिए कोई लेडा डॉक्टर नहीं है या मैंस डॉक्टर नहीं है, बट लेडी के लिए लेडी डॉक्टर है। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है, बट मैं इनको बारीकी से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा ध्यान इधर रखना। देखो, oogenesis मतलब आपने क्या बनाना है? एग बनाना है, ठीक। आपको पता है ओवरीज के जो ऊपर कवरिंग थी उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, वहां के कुछ सेल को बोलते हैं oogoनियम। वो माइटोसिस करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो पहला कौन सा फेस हो गया? मल्टीप्लिकेटिव फेस। फिर अपने साइज को बढ़ाते हैं, दैट इज ग्रोथ फेस। और ये फीटल लाइफ में होता है। ये कौन सी लाइफ में होता है? फीटल लाइफ में। फिर जब प्राइमरी oocyte बन जाता है, ये 2n ही है। प्राइमरी oocyte क्या है? 2n बन जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये यहां पे प्राइमरी oocyte का मतलब ये हो गया कि इसका साइज बड़ा है, ये रुक गया है, यहां पे रुक गया, स्टॉप। अरेस्टेड इन द प्रोफेस फर्स्ट टिल पोबर्टी, मतलब चाइल्डहुड तक, मतलब जब लड़की पैदा हुई वहां से लेकर 14 साल की उम्र तक प्राइमरी oocyte ही रहेगा। फिर जैसे ही पोबर्टी आई, पोबर्टी या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बिगन हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट होती है। और क्या बनता है? एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी जो डीजेनरेट होती है, साइज में छोटी होती है, और दूसरा बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte साइज में थोड़ा बड़ा होता है। आपको पता है मियोसिस के सेकंड के बाद चलता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद चलता है सेकंड। मियोसिस सेकंड चलेगा किसके केस में? सेकेंडरी oocyte के केस में। और वो भी प्रोफेस सेकंड कंप्लीट करेगा, बट प्रोफेस सेकंड कंप्लीट करेगा, बट मेटाफेस सेकंड में जाके क्या कर लेगा? अरेस्ट हो जाएगा। ये कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक स्पर्म इसके पास नहीं आता। स्पर्म आएगा तो मियोसिस सेकंड इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकंड, और स्पर्म आएगा तो वो मतलब वो आगे प्रोफेज मेटाफेज कंप्लीट करेगा, एनाफेज कंप्लीट करेगा, टीलोफेज सेकंड कंप्लीट करेगा। नहीं तो ये प्रोफेज सेकंड में ही अटका रहता है। देखो, ओव्यूलेशन मतलब एग का ओवरी से बाहर निकलना। सेकेंडरी oocyte रीचेस टू द फेलोपियन ट्यूब। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये जो सेकेंडरी oocyte है विल डीजेनरेट, सेकेंडरी oocyte ही डीजेनरेट हो जाएगा, वो एग नहीं बनेगा, एंड रिमूव इन द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। और वो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जब हो रही होगी वो 5 दिन, उनमें ही एग बह जाएगा। बट आफ्टर एंटरिंग ऑफ स्पर्म, एक सिनेरियो इधर से ये हो सकता है और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर स्पर्म इंटर कर गया, जब स्पर्म इंटर कर गया तो सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी जो साइज में छोटी होगी और डीजेनरेट होगी, और तब जाके जो सेकेंडरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ooted या एग जो साइज में बड़ा है। यहां पे अरेस्टिंग होती है 2 जगह, एक प्राइमरी oocyte है ना, पोबर्टी के बाद मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड में मेटा सेकंड में जाके क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। अगर स्पर्म इंटर किया तो एग बनेगा, अगर ना इंटर किया तो सेकेंडरी oocyte ही मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के साथ बाहर निकल जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब जो प्राइमरी मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे मैं ये चीज बाद में समझाऊंगा, पहले आप अच्छे से समझो कि यार जो एग बनता है ना, एग बनता है ओवरी की ऊपर वाली लेयर से, ठीक है। ओवरी की, जैसे ये ओवरी है ना,
ये ओवरी है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी यहां पे, यहां इस लेयर से क्या बनता है, एग बनता है। इस लेयर से क्या बनता है, एग बनता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है। ये कौन सी एपिथेलियम होती है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। मैं बोलता हूं इस जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ऊगोनिया। ठीक है, ये साइज में थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बनाते हैं प्राइमरी ऊसाइड। प्राइमरी ऊसाइड का मतलब हो गया कि ये सेल का साइज बड़ा होगा और बनाएगा प्राइमरी ऊसाइड। ये प्राइमरी ऊसाइड है, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइड। ठीक, फिर उसके बाद यही प्राइमरी ऊसाइड 2n, ये प्राइमरी ऊसाइड वैसे ही है, बट इसके इर्द गिर्द कुछ और सेल पैदा हो जाते हैं, बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाते हैं, प्राइम। इन सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। दैट इज सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स, ये बनने शुरू हो गए। ठीक, फिर एफएसएच हार्मोन आता है। एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, दिमाग से आता है, और ये प्यूबर्टी के दौरान आता है। ठीक, फिर क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2n है, ये 2n है ना, तो ये 2n का मतलब हो गया कि ये अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है, तो ये अपने सेल्स के नंबर के, ये बाहर वाले सेल्स के नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये अनडिफरेंशिएटेड थिका लेयर बनाता है पूरी, और सेल ये बड़ा हो रहा है साइज में, तो ये क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल। बट इसके अंदर वाला जो एग है वो प्राइमरी यूसाइड ही है। वो क्या है, प्राइमरी यूसाइड। फिर होती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीटेड। तो इसके अंदर का जो प्राइमरी ऊसाइड है वो बन जाता है सेकेंडरी ऊसाइड, और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n से क्या हो जाता है, n। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइड के जो सेल का मास है वो भी बढ़ रहा है, डिफरेंशिएटेड थिका लेयर बन रही है एक, और बीच में ये देखो कितने सारे सेल बन गए, और एक कैविटी भी बनी है जिसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। बट इसके अंदर जो एग है वो क्या है, दैट इज सेकेंडरी ऊसाइड है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, मियोसिस सेकंड में वो अरेस्ट है। ठीक, फिर अगर आप ध्यान से अच्छे से समझो तो ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, फिर ये सेल हैं, फिर सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये जो एग है सेकेंडरी ऊसाइड, उसके इर्द गिर्द एक नई कवरिंग और बन जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये दिमाग में रखना है, ऐसा होता है। फिर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ये एग के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, सेक्रेटेड बाय सेकेंडरी ऊसाइड। ये कौन सेक्रेट करता है, सेकेंडरी ऊसाइड खुद सेक्रेट करता है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और प्रोटीन का मतलब आपको पता ही है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में बनाने में यूज होता है। ठीक है, फिर इसके इर्द गिर्द एक और लेयर ऑफ सेल्स आपको दिख रही है ग्रीन के ऊपर, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, और ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, सेल से बनी हुई मेम्ब्रेन है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये सारी चीज ओवरीज के अंदर हो रही है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जर्मिनल एपिथेलियम से जो सेल डिवाइड हुए, उनमें ग्रोथ हुई, मियोसिस हुए और डायरेक्ट एग बन गया, ऐसा नहीं होता। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स बनते हैं या फॉलिकल सेल्स बनते हैं। इन फॉलिकल सेल्स का फंक्शन है, इन फॉलिकल सेल्स का क्या है, फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि ये वक्तन हार्मोन सिक्रीट करते, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते, एस्ट्रोजन। इसका अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं ये बताऊंगा अच्छे से। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी इन पोबर्टी में कितने होंगे, 60,000 से 80,000। जब फीमेल पोबर्टी में पूछती है ना, तो मतलब कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, 60,000 से 80,000। ठीक है, जब वो बचपन में होती है तो इससे 10 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल वक्तन डीजेनरेट होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। जितना मैंने ये बताया है ना, उतना ही आप दिमाग में रखोगे, और जिस चीज को जहां रट्टा मारना है उसको वहां रट्टा मारना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, कोई डाउट होगा, ये लो मेरा नंबर 9149463370।
अब मेरे पास क्या है, मेंसुरेशनल साइकिल, या जिसको आप क्या बोलते हो, मेंसिस कहते हो। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मेंसिस या मेंसुरेशनल साइकिल, और आप अपनी लैंग्वेज में इसको पीरियड्स भी बोलती हो, ठीक। और एक चीज याद रखना कि ये ह्यूमन के फीमेल में होते हैं, मेल में ऐसी कोई साइकिल नहीं चलती, और ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 13, ठीक है। इसको बोलते हैं मेनार्क, जब लड़की जस्ट टीन एज में क्या करती है, इंटर करती है, और एंड होती है जब लड़की ओल्ड एज की तरफ जाती है, जब गर्ल ओल्ड एज की तरफ जाती है, दैट इज मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45, ठीक। अच्छा, ये साइकिल क्या होती है, 30 दिन की साइकिल होती है, जिसमें आपको पूरा बताया जाता है कि किस तरह से एग डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एग, और दूसरा किस तरह से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी। अगर मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो यूट्रस की प्रिपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग के साथ साथ, मैंने बोला था ना आपको, एग के साथ साथ उसके साइड पे फॉलिक्यूलर सेल्स भी डेवलप्ड होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक। अच्छा, मान के चल मेरा नाम वजाहिद ना होके वाहिदा है, तो वाहिदा है तो मतलब फीमेल है, फीमेल मतलब मेंसेस होती है। तो आज है 1 नवंबर, ऐसे मान के चल 1 नवंबर है। 1 नवंबर को क्या हुआ कि मेरे पिट्यूटरी ने, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ने, जो मेरे दिमाग में है, उसने एक हार्मोन रिलीज किया, दैट इज FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने मेरी एंडोमेट्रियम को क्या किया, डेवलप्ड किया। एंडोमेट्रियम कहां थी, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर थी, जहां पे बच्चा डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, उसको प्रिपेयर किया। साथ साथ में इसका इफेक्ट ओवरी में क्या हुआ, साथ में एक ये यूट्रस का इफेक्ट हुआ। ओवरी में क्या हुआ कि फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हुई, मतलब जो आपका एग था, एग बनना शुरू हुआ, मतलब वो जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, और उसके इर्द गिर्द के जो सेल थे वो बढ़ना शुरू हुए। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज टर्शियरी फॉलिकल, मतलब एग भी पूरी तरह से तैयार हुआ और इसके इर्द गिर्द के सेल भी तैयार हुए। और ये जो इर्द गिर्द के फॉलिकल सेल्स हैं, इर्द गिर्द के कौन से सेल हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, इर्द गिर्द के फॉलिकल सेल्स हैं, ये सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन, और जो क्या कंट्रोल करता है, फीमेल करैक्टर को कंट्रोल करता है। अब मेरी बात ध्यान में समझना, जैसे ही एग तैयार हो जाता है वो डेट होती है 12 नवंबर, मतलब ये एक फेस है, ये एक फेस है जिसको प्रोलिफरेटेड फेस बोलते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, और यहां पे कौन से सेल डिवाइड हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम वॉल के सेल डिवाइड हो रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और इसने कितने दिन लिए, तकरीबन 12, 10 से 12 दिन में ये कंप्लीट होती है। कितने दिन, 10 to 12 डेज, ठीक। फिर दिमाग या एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी एक हार्मोन सिक्रेट करता है जब एग डेवलप्ड हो जाता है, ताकि एग रिलीज हो। एग रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं एवोल्यूशन। और जो फॉलिक्यूलर सेल्स बच जाते हैं वो बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये तकरीबन 12 नवंबर और 14 नवंबर के बीच में होगा। तो ये फेज कितने का हुआ, 2 डेज में। अगले 2 दिन में एग निकलता है टर्शियरी फॉलिकल से और बनता है एग एंड कॉर्पस ल्यूटिनम। अब सुनना, इस फेस, ये दूसरा फेस है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेस। फिर ये कॉर्पस ल्यूटिनम जो होता है ना, ये जो सेल्स है, ये कॉर्पस ल्यूटिनम वाले जो सेल्स हैं, ये सिक्रेट करते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से जो वॉल बन गई थी, कहां पे बन गई थी, एंडोमेट्रियम में जो वॉल बन गई थी वो मेंटेन रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। फिर क्या होता है कि ये वॉल पता कितने दिन बनी रहती है, 24 नवंबर से 14 नवंबर से अगले 24 नवंबर तक, मतलब तकरीबन यहां पे भी 10 डेज लगते हैं, कभी कभी 12 डेज भी लगते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि फीमेल का यूट्रस ये सोचता है कि स्पर्म आएगा, एग के साथ मिलेगा और जाइगोट बनेगा। अगर स्पर्म ना आया तो 14 नवंबर के बाद क्या होगा,
कार्पस ल्यूटिनम खत्म होगा वक्त के साथ, प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म होगा, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो टूट जाएगी, मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। अगले कितने दिन, दैट इज 24 से लेकर अगला 24 महीना, अगला 1 दिसंबर तक तकरीबन 5 to 6 डेज एक फ्लो रहेगा ब्लड का, जिसको आप क्या बोलोगे, मेंस्ट्रुएशनल फ्लो, और उस फेस को क्या बोलोगे, दैट इज मेंस्ट्रुएशनल फेस। तो आपके 30 दिन खत्म हो गए। 30 दिन में आपने क्या क्या देखा कि एग डेवलपमेंट हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल बन रही है, एग रिलीज हो रहा है, फिर एंडोमेट्रियम वॉल कुछ देर के लिए मेंटेन रह रही है क्योंकि वो सोचती है कि स्पर्म आएगा, अगर वो ना आया तो कार्पस ल्यूटिनम खत्म हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटिनम खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल नहीं रहेगी और ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। तो फेस कितने हुए, 4। पहला फेस प्रोलिफरेटेड फेस 10 से 12 दिन का, फिर ओव्यूलेटरी फेस 2 दिन का, फिर ल्यूटियल फेस कितने दिन का, दैट इज अराउंड 10 डेज, और फिर 6 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशनल फेस रहता है। ये आपकी एनसीईआरटी पे कुछ डायग्राम बनी है, वो अच्छे से समझ लो। देखो इधर मैं बोल रहा हूं, ये 1 नवंबर है। 1 नवंबर पे आप ध्यान से देखो, 1 नवंबर मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल बन रही है। ठीक है, ये 12 नवंबर तक बन रही थी, वॉल अंदर बन रही थी, ये मोटी हो रही नहीं है वॉल। ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रही थी, दैट इज एफएसएच ये काम करवा रहा था। यहां पे एफएसएच ये काम करवा रहा, ठीक। एफएसएच कहां आया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। अब देख ये बन रहा है, साथ साथ में ओवरीज में देखो तो एग भी डेवलप्ड हो रहा है और उसके फॉलिकुलर सेल्स भी डेवलप्ड हो रहे हैं। फिर 12 से 14 दिन में ये देखो यहां से एग क्या हो गया, रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, एग निकल गया बाहर। जैसे ही एग बाहर निकल गया तो जो स्ट्रक्चर बचा वो क्या है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। फिर अगला जो फेस आया, ल्यूटियल फेस आया, जिसमें ये देखो वॉल कितनी मोटी हो रही है, ताकि ये वॉल ये सोचती है कि यहां पे बच्चा आएगा, मैं इस बच्चे को पालूंगी, ब्लड दूंगी, खाना दूंगी, ऑक्सीजन दूंगी, इसका वेस्ट बाहर निकालूंगी। तो ये वॉल मोटी हो रही है। देख पतली वॉल से क्या हो रही है, यूट्रस की वॉल मोटी, कार्पस ल्यूटिनम। फिर जब स्पर्म नहीं आता तो ये वॉल क्या करती है, टूटती है। 24 नवंबर को ये वॉल क्या करेगी, टूटेगी। अब देखो कार्पस ल्यूटिनम भी आस्ता आस्ता क्या हो गया है, छोटा। कार्पस ल्यूटिनम प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकाल रहा, प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी नहीं है, वॉल टूटने लग जाएगी। ये वॉल 24 से लेकर अगले 1 दिसंबर तक, ये दोबारा एकदम, ये इसका फोटो थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट, तो कोई ब्लड का भी निशान है। ठीक है, शुरू में ये देखो एफएसएच पीक पे है। फिर एक चीज और ध्यान में रखना कि मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये जो साइड वाले सेल है ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, और ये एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फीमेल कैरेक्टर मतलब लड़की की तरह दिखती है। यही रीजन होता है कि उसकी आवाज पतली होती है, उसकी बॉडी थिन होती है, उसका क्रश बनता है। फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। अगर एग निकल जाए वही बनता है कार्पस ल्यूटियम, और वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, देखो एफएसएच निकला, एस्ट्रोजन भी बड़ा ना एस्ट्रोजन। फिर एलएच 14 डेज पे निकला, एलएच की वजह से एग निकला, कार्पस ल्यूटिनम बना, और कार्पस ल्यूटिनम क्या सिक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटिनम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आप ध्यान से देखो तो एस्ट्रोजन भी था पीक पे, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर पीक किसकी आई, प्रोजेस्टेरॉन के साथ, और वक्त के साथ प्रोजेस्टेरॉन खत्म होगा और फिर दोबारा ये साइकिल ऐसे ही चलने वाली है। शुड आई रिपीट, नो सर, हार्मोन वाली चीज दोबारा समझा दो। देखो एफएसएच फॉलिकुलर डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन की पीक आ गई, आई ना पीक, एस्ट्रोजन की पीक आई, एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के लिए एलएच होना चाहिए, एलएच की पीक आई, एलएच ने एग रिलीज किया, कार्पस ल्यूटिनम बना। कार्पस ल्यूटिनम प्रोजेस्टेरॉन के पीक को मेंटेन करता है, और पीक को मेंटेन करता है। फिर आस्ता आस्ता वॉल बढ़ती जाती है, ये वॉल बढ़ रही है, और वक्त के साथ ये हार्मोन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और फिर दोबारा से साइकिल सिक्रेट होती है। वैसे यूट्रस की वॉल डेवलप्ड होगी, फॉलिकुलर सेल्स डेवलप्ड होंगे, एस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन। अब मेरी बात सुनो इधर। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है
कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, एक तरफ स्पर्म बन गया, एक तरफ एग बन गया, दोनों मिक्सिंग होगी, ये मेल एन और फीमेल एग बनता है जाइगोट, और दोबारा आपका क्रोमोसोम मटेरियल डबल हो जाता है। ये क्या यूनिसेलुलर, मतलब हम किसी जमाने में यूनिसेलुलर भी थे। फिर इसमें हुई क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है जल्दी जल्दी माइटोसिस करना, जल्दी जल्दी क्या करना, माइटोसिस करना। अब जब माइटोसिस हुई तो बना मारूला। मारूला वैसे ही होता है जैसे मलबरी होती है, मलबरी होती है तूत, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। 8 से 16 सेल होते हैं, फिर दोबारा क्लीवेज होती है और फिर बनता है ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट ये है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसे आउटर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये आउटर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और कुछ इनर मास ऑफ द सेल होगा और कुछ कैविटी होगी, दैट इज एल्ब्यूमिन कैविटी। जो आउटर वाले सेल होंगे उनको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये अटैच होते हैं जाके एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के साथ, मतलब ये अटैच होगा यूट्रस के साथ ताकि वहां से खाना ले सके, एंड फॉर्म द क्रोनिक वलाई। क्रोनिक वलाई का मतलब होता है कि विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे यूट्रस के वॉल में, और वहां से न्यूट्रन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मां के पेट से खाना और ऑक्सीजन लेंगे और वहां पे वेस्ट डालेंगे, ठीक। ये ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल, ठीक। इनर मास ऑफ द सेल आर एम्ब्रियोब्लास्टिक। एम्ब्रियोब्लास्टिक मतलब इसी से एम्ब्रियो बनता है, फॉर्म द एम्ब्रियो। अच्छा, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब ये ब्लास्टुला जाके यूट्रस की वॉल पे लगता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये 7-8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ये 7वें या 8वें दिन के बाद ही हो जाता है। फिर इसकी क्लीवेज में होती है और फिर क्या बनता है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला क्या होता है कि गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर होती हैं। कितनी जर्म लेयर होती है, 3। जो सबसे आउटर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। उसके अंदर वाले को बोलते हैं मीजोडर्म, उसके और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। और ये क्या करते हैं, ऑर्गन की डेवलपमेंट करते हैं। ये जर्मिनल लेयर होती हैं, फॉर्म्स एंड मॉर्फोजेनेसिस करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑर्गन बनते हैं, जैसे एक्टोडर्म से आपकी स्किन बन जाएगी, मीजोडर्म से आपका दिल बनेगा, और एंडोडर्म से आपका क्या बनने वाला है, बोन्स वगैरह बनने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। और बीच में मैंने इंप्लांटेशन बोला। इंप्लांटेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के साथ जुड़ना। यहां पे हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट की है। यार एक्चुअली मुंह में मक्खी चली गई थी, वो चली गई अंदर, खांसी लग यहां पे हमने फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, जितनी आपकी बुक में है उतनी कंप्लीट की है। अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, हमें 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम पूरा एनिमेशन के साथ वीडियो डालेगा, उस पर फोन करेगा, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ बताएगा। टेंशन आई नहीं, अभी के लिए बस इतना पढ़ो, बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, अब नया टॉपिक है, दैट इज प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक कनेक्शन है बच्चे और मां के बीच में, ताकि खाना बच्चे को मिल सकते और बच्चे का वेस्ट मां के ब्लड में मिक्स हो सके। अब होता क्या है, तुझे ये डायग्राम अच्छे से आनी चाहिए। देख इधर 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 देख, तुझे अल्लाह की कुदरत बताता हूं, भगवान की कुदरत बताता हूं। देख इधर, ये है यूट्रस, है ना। ये यूट्रस की इधर है वॉल, ये इधर के सेल हैं, ये आपका बच्चा है। बच्चे के इर्द गिर्द कुछ लेयर ऑफ सेल बनती है। एक ये लेयर ऑफ सेल बनती है, इसको बोलते हैं कोरियन लेयर, और एक ये वाली लेयर बनती है जिसको बोलते हैं एमनियन लेयर। कौन सी लेयर? AMNION, एमनियन लेयर, ठीक। बाहर कौन सी है? कोरियन, ये भी सेल्स की है, ठीक। अब होता क्या है कि ये जो कोरियन लेयर है, ये कोरियन लेयर है, ये ऐसे मिक्स, ऐसे अंदर जाती है, विलाई बना के अंदर घुसती है, किसके? यूट्रस के वॉल के साथ, ठीक। और वहां से भी मतलब इस यूट्रस की भी विलाई ऐसे इंटरजिडिटेशन करती है। देख, कोरियन किसकी तरफ से? बच्चे की तरफ से, क्योंकि बच्चे की लेयर है वो। और मां की तरफ से कौन सी? दैट इज यूट्रस के विलाई बन के इंटरजिटी, मतलब ऐसे, मतलब जैसे ये बच्चे के विलाईज हैं और ये मां के विलाईज ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे विलाई, ताकि इधर का वेस्ट उधर जा सके, उधर का खाना इधर आ सके। देख, प्लेसेंटा है क्या? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई का मतलब हो गया बच्चे की विलाई, और यूट्राइन विलाई का मतलब क्या हो गया? यूट्रस। दोनों इंटरजिडिटेशन करते हैं टू फॉर्म अ प्लेसेंटा, अब देख,
अब ये कोरियोनिक और प्लेसेंटा की विलाई तो मिल गई, अब बच्चे तक खाना कैसे पहुंचेगा? बच्चे तक खाना पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। आप देखो ना इधर ऐसे यहां पे एक नाभि होती है ना, नाभि होती है जिसको नेवल बोलते हैं। यहां से अम्बिलिकल बचपन में ऐसे निकली थी बाहर, अम्बिलिकल कॉर्ड निकली बाहर, फिर ये जुड़ी किसके साथ? एमनियन, फिर कोरियोन, कोरियोन ने आगे विलाई बनाए और जाके किसके साथ? यूट्राइन के विलाई के साथ इंटरडिजिटेशन कर ली, जिसकी वजह से क्या बना? प्लेसेंटा, ताकि बच्चे को खाना और ऑक्सीजन मिले और बच्चे का वेस्ट मां के ब्लड में मिल सके। अब देख, ये बात तुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? हारी 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 हारी। अब देख, ये वाली जो नेवल के साथ जुड़ती है, नेवल मतलब तुन्नी, नाभि बोलते हैं जिसको, ठीक है, जुड़ती है, उसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? दैट इज कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो, बच्चे का, और प्लेसेंटा का, क्योंकि प्लेसेंटा ऊपर कनेक्शन है। देखिए तुन्नी, नाभि, फिर यहां पे एमनियन, कोरियोन, कोरियोन और यूट्रस की वॉल इंटरडिजिटेशन पे है, तो प्लेसेंटा ये है, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन विलाई की ये प्लेसेंटा है। तो ये नाभि जो इसके साथ जुड़ती है इसी को बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। और ये क्या कंटेन करती है? कंटेन्स ब्लड, क्योंकि ब्लड के जरिए ही बच्चे से खून, बच्चे का वेस्ट मां के खून में मिलेगा और मां से खाना इस पे मिलेगा, ठीक है। ये होता है यॉर्क सैक। सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यॉर्क सैक का क्या फंक्शन है। यहां पे ये देख, बच्चे से थोड़ा बाहर रखा हुआ यॉर्क सैक है। यॉर्क सैक का क्या फंक्शन हो सकता है? तुम बताओगे, तुम बताओगे, तुम बताओगे। अच्छा सुनो, फिर यहां पे देखो, ये बच्चा है, ये बच्चा, ये एमनियन कोरियोन की लेयर आ गई, ये खाली जगह है रेड रेड, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। और ये जो एम्बिलिकल पार्ट होता है ना, ये एम्बिलिकल पार्ट होता है, ये पार्ट होता है किसका? एम्ब्रियो का पार्ट होता है, बच्चे के खुद का पार्ट होता है। अब देख अल्लाह का कुदरत देख, बच्चा ये अटैच है, ये रास्ता है बच्चे का बाहर निकलने का। यहां पे एक प्लग बनता है, म्यूकस का प्लग बनता है सर्विक्स के ऊपर, ताकि बच्चा गिर ना सके, ठीक है। मां अगर थोड़ा सा गिर भी जाए तो बच्चा यहां से निकल के बाहर ना आ जाए। देखा तो कितनी बड़ी कुदरत है। देख, अब ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, एक होमवर्क आपको मैंने डाल दिया है। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, ठीक। प्लेसेंटा तुझे समझ आ गया, ये मुझे पता है, ठीक। इसके बाद है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन होता है मतलब डिलीवरी। 9 महीने में, 9 महीने पीरियड है जिसको आप बोलते हो प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, जिसको आप जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हो, जेस्टेशन पीरियड। ये 9 महीने का होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, किसी में 70 दिन है, किसी में 90 दिन है, किसी में 60 दिन है, किसी में 20 दिन है। तो ये जेस्टेशन पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जब बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है, उसको जेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चा 9 महीने का पूरा फुल डेवलप्ड हुआ, लत्ता शत्ता मारना शुरू कर छोड़ सी। सिग्नल फॉर पास्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जो पूरा बच्चा बन जाता है, फिर उसके बाद उसी से सिग्नल मिलता है और प्लेसेंटा से सिग्नल मिलता है, ठीक। फिर इंड्यूस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से यूट्राइन की वॉल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल मतलब बच्चा बाहर निकलने के लिए रिफ्लेक्स कर रहा है। रिफ्लेक्स मतलब खुद से, है ना। रिफ्लेक्स जैसे हम रिफ्लेक्स करते हैं ना किसी चीज को, जैसे कुत्ता देखेंगे आंखें फाड़ेंगे, ये रिफ्लेक्स है। वैसे यूट्रस में जब बच्चा डेवलप हो जाए, उसका खुद का रिफ्लेक्स ये होता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बाहर निकालूं, ठीक। अच्छा, फिर क्या है? फिर स्टिमुलेट द पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर। मां के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे ये स्टिमुलेशन जाती है, जो सिक्रेट करती है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हार्मोन है, बट वो पीछे से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे यूट्राइन की बार बार कॉन्ट्रैक्शन होगी। मूवमेंट ऑफ द फीटस टूवर्ड्स द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल मतलब सर्विक्स वजाइना की तरफ, और एट लास्ट डिलीवरी हो जाएगी। डेफिनेशन क्या? पास्चुराइजेशन की प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि बच्चा कैसे पैदा हो रहा है।
कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा, क्योंकि इसमें न्यूरॉन मतलब दिमाग का भी, दिमाग भी कंट्रोल करता है, और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन, हार्मोन लगा ना इधर, केड़ा हार्मोन लगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर। मतलब जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा, जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा कि जो कि मां के चेस्ट होती हैं या मां के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे दूध बनना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द लैक्टेशन। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। मतलब जो पहले 3-4 दिन दूध निकलता है मां के ब्रेस्ट से, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और वो बड़ा जरूरी होता है बच्चे को पिलाने के लिए। थोड़ा कलर उसका येलो होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाते हैं। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA, और उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वादे के मुताबिक मैंने आपको ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भी दे दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो मेरे से पक्का पक्का पूछना, जितना आपकी बुक में है मैंने उतना कंप्लीट किया है। और कभी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी हाई डिमांड है, हम उसी पे वीडियो लाएंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंट है, हम पहले वही वीडियो कवर करेंगे। बाकी दोबारा बोल रहा हूं, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और नए वन शॉट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि। कौनू गाली दे रहा है, का बोल रहा है आजी। जय हिंद, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया, बट मेरी फीलिंग्स आप समझ सकते हो, ठीक है। डन।